हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। सो फ्रेंड्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे द कायलिटी इन योर डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन एज वेल एज गॉशे इफेक्ट इन योर डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स को स्टार्ट कर चुके थे। वहाँ पर हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की स्टडी करी थी। उनमें हमने रूल्स डिस्कस किए थे कि कैसे आप उनका कन्फर्मेशन एनालिसिस करेंगे। अगर आपको उनका सिंपल हेक्सागन स्ट्रक्चर दे रखा हो तो वहाँ पर हमने रूल्स डिस्कस किए थे कि कैसे हम उसमें सिस ट्रांस के बेसिस पर उसकी एक्सियल इक्वाटोरियल पोजीशंस को डिसाइड करते हैं। नाउ जो हम आज टॉपिक लेंगे उसमें हम इन्हीं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनमें कायरलिटी। ओके, सो जो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा डेट इज कायरलिटी इन योर डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। देखिए क्या है था फ्रेंड्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड पोजीशंस की हमने बात करी थी। 1-1 होता है, 1-2 होता है, 1-3 होता है, 1-4 होता है। हम इनमें यही चेक करेंगे कि जो इनका कॉन्फर्मेशन एनालिसिस है इनमें से कौन सा कायरल होगा, कौन सा एकायरल होगा, बस आपको ये फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें 1-1 की तो देखिए 1-1 में क्या हो, अभी देखिए सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका मॉलिक्यूल है C6H10X2। ओके फ्रेंड्स, X2 में क्या हम कंडीशन ले रहे हैं X इज इक्वल्स टू X, मीन्स जो हम डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स लेंगे, जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स ले वो दोनों सिमिलर है पहले इस कंडीशन में। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे जब दोनों डिफरेंट होंगे। पहला केस है हमारा C6H10X2 एंड यहाँ पर आपका क्या है 1-1 केस, मीन्स जो दोनों आपके X सब्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है नंबर 1 कार्बन से अटैच है। तो देखिए कैसे बनेगी स्ट्रक्चर उनकी। ये तो आपको पता है एक तो होगा एक्सियल, एक होगा इक्वाटोरियल। ये हो गया आपका इक्वाटोरियल। समझ आ गया फ्रेंड्स? ओके, ये हो गया आपका इक्वाटोरियल। नाउ अब देखिए कायलिटी चेक करने के लिए सिमिलर वही रूल्स है जो हमने कॉन्फिगरेशनल एनालिसिस में देखा था। वहाँ पर कायलिटी क्या थी फ्रेंड्स, आपके उन मॉलिक्यूल्स में इनैनियोमर या डायस्टेरियोमर्स में अगर आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, ये अगर प्रेजेंट हो गए देन इन दिस केस द मॉलिक्यूल शुड बी ए कायरल। ओके, ये दोनों एब्सेंट होंगे तब भी क्या होगा, वो कायरल होगा। तो यहाँ पर आप सिमिलरली दोनों चेक कर लीजिए सिमेट्री एलिमेंट्स सिग्मा या आई। ओके, सो देखिए इस मॉलिक्यूल को आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए। चेयर फॉर्म को, चेयर फॉर्म में आपको दिख रहा है एक प्लेन जो कहाँ से पास हो रहा है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये तो हमने क्या नंबरिंग करी। अगर आप इसको देखें तो देखिए ये दोनों ग्रुप सेम है, तो कार्बन नंबर 1 और 4 क्या होते हैं, ऐसे बिल्कुल इस तरह से रहते हैं। ओके, ये ऊपर वाली चेयर, ये ऊपर वाला कार्बन नंबर 1, ये नीचे वाला कार्बन नंबर 4। ओके, आप क्या करें, बिल्कुल एक प्लेन इन दोनों के बीच में से पास करें। अगर आप बिल्कुल एक प्लेन इन दोनों कार्बन्स की इन दोनों बीच में से पास करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये दोनों कार्बन इक्वल हाउस में डिवाइड कर रहे हैं। इन पे जो ग्रुप्स है वो भी क्या इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएंगे, नो डाउट। ओके, वो बिकॉज वो एक्सियल और इक्वाटोरियल है तो वो भी दोनों हाफ हाफ कट जाएंगे ग्रुप, और यहाँ पर तो दोनों हाइड्रोजन्स है ही। एंड सिमिलरली जो कार्बन नंबर 2 3 एंड 5 6 पर है वहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन्स है। सो इट मीन्स अगर आप एक प्लेन पास करते हैं जो कार्बन नंबर 1 एंड 4 में से पास होता है तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स भी इक्वली डिवाइड हो रहे हैं एंड वो प्लेन इस पूरे मॉलिक्यूल को एक इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स इस मॉलिक्यूल में क्या है, आपकी सिग्मा प्रेजेंट है। 1-1 कंडीशन फर्स्ट। ओके, अगर सिग्मा प्रेजेंट है तो बिना किसी डाउट के आप क्या कह देंगे कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का 1-1 कन्फर्मर होता है वो ए कायरल होता है, बिकॉज इसमें सिग्मा प्रेजेंट होती है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं 1-1 के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी, डेट इज 1-2।
फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। अगेन आप देखिए क्या है, देखिए 1 एंड 2, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस। 1 2 में सिस, 1 2 में सिस का मतलब क्या है, आपके एक्सियल इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल एक्सियल। ओके, अगर आपका एक सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल है तो दूसरा सेकंड पर क्या हो जाएगा, इक्वाटोरियल हो जाएगा, यही होगा। और आप इसकी फ्लिपिंग कर दीजिए, अगर आप इसकी फ्लिपिंग कर देते हैं तो आफ्टर फ्लिपिंग देखिए क्या होगा, नंबर 1 वाला तो क्या चला जाएगा आपका एक्सियल, नंबर 1 वाला सॉरी इक्वाटोरियल हो जाएगा आपका, एक्सियल था अभी नंबर 1 पे। देखिए फ्लिपिंग के बाद चेंज हो जाता है, 1 पर अगर एक्सियल है तो अब 1 पर क्या हो जाएगा, इक्वाटोरियल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वाटोरियल, एंड अब 2 पर क्या हो जाएगा आपका एक्सियल। बस इतना ही है। ओके, सो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या देखते हैं फ्रेंड्स, आप एक बस आपको कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर 1 एंड 4 में से एक प्लेन पास हो रहा था, अगर आप यहाँ पे करते हैं तो नो डाउट यहाँ पर प्लेन तो एब्सेंट है, प्लेन नहीं है। एंड आई अगर आप चेक करेंगे सेंटर ऑफ इन्वर्जन वो भी एब्सेंट है। ओके, दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट है, लेकिन इसके बावजूद जो सिस कॉन्फर्मर होता है 1,2 डायसब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन का, वो होता है ए कायरल। अब इसका रीजन क्या होता है फ्रेंड्स, बिकॉज यहां पर जो फ्लिपिंग होती है वेरी फास्ट होती है। ये जो फ्लिपिंग हो रही है ना इसमें फर्स्ट और सेकंड में, ये बहुत फास्ट होती है, मीन्स इससे इसमें और इसमें बहुत रैपिड कन्वर्जन चलता रहता है, फ्लिपिंग लॉक्ड नहीं होती। एंड बिकॉज ऑफ दिस रैपिड कन्वर्जन दे आर नॉन रिजॉल्वेबल, दे आर नॉन रिजॉल्वेबल। And you know very well that those compounds which are non-resolvable are achiral in nature. So they are achiral because of very fast flipping phenomenon. ये फ्लिपिंग बहुत फास्ट होती है तो हम इसके किसी एक पर्टिकुलर कन्फॉर्मर को आइसोलेट नहीं कर सकते। ओके, इसलिए क्या है ये achiral होता है, नॉन रिजॉल्वेबल होने, इंटरनल कंपनसेशन हुआ। इतना समझ आ गया आपको। अब देखिए ये तो वही कंडीशन सिस की, अगर आप ले इसमें ट्रांस 1 2 में ही आप लेंगे ट्रांस, तो देखिए ट्रांस में क्या होता है आपके, या तो हो एक्सियल एक्सियल या हो आपके इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल, दोनों बना के देख लेते हैं आप। देखिए ये बन गया आपका, ये हुआ आपका एक्सियल एक्सियल। ओके, एंड अगर आप इसमें फ्लिपिंग कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल में, दोनों। ओके, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2, ये फ्लिपिंग। तो ये बन गए आपस में एक्सियल एक्सियल की फ्लिपिंग, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। अब आप देखेंगे अगेन यहाँ पर क्या होता है, प्लेन और आई एब्सेंट है दोनों। ओके,
वो यहाँ पर भी एब्सेंट है, सिग्मा एंड आई बोथ आर एब्सेंट। लेकिन अब आपको पता है फ्रेंड्स कि जब भी आप सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की बात करते हैं तो उसमें जो आपका इक्वाटोरियल वाला कन्फर्मर होता है वो एक्सियल से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस जो आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर फ्लिपिंग के बाद जो आपको कन्फर्मर मिला है जिसमें दोनों इक्वाटोरियल है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एक्सियल से, जो दोनों एक्सियल है। ये वाला कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल होता है तो ये क्या होते हैं, रिजॉल्वेबल भी होते हैं आपके, दे आर रिजॉल्वेबल कन्फर्मर्स। तो ये क्या है, कायरलिटी की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में 1-2 पोजीशन वाले जो ट्रांस होते हैं वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं। अंडरस्टूड। 1-2 में सिस वाले ए कायरल होते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ए कायरलिटी आती है, नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं, फ्लिपिंग फास्ट होती है। लेकिन ट्रांस में क्या होता है, एक्सियल एक्सियल बहुत इजीली फ्लिप करके इक्वाटोरियल में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मोस्ट स्टेबल स्टेट है इसकी एक्सियल एक्सियल के कंपैरिजन में। तो ये रिजॉल्वेबल होता है। ओके, तो ये क्या होता है आपका कायरल। नाउ अगर आप यहाँ पे इनका डिस्कस करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर 3। एक तो ये, दो ये, एक जिसमें एक्सियल इक्वाटोरियल है सिस, दो ट्रांस के, ट्रांस में ये और फिर ये। ओके, स्टीरियो आइसोमर्स 3। अगर इनमें बात करें आप ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने, तो एक है ये वाला सिस वाला। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं आपके, 2 है, ये दोनों, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों, बिकॉज दोनों में क्या है, प्लेन और आई एब्सेंट है। समझ आ गया आपको। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 1-3। ओके, 1-1 डिस्कस कर लिया हमने, 1-2 भी डिस्कस कर लिया। देखिए 1-3 में क्या डिफरेंस आता है वो भी देख लेते हैं। अभी हम वो डिस्कस करें जिनमें x इज इक्वल्स टू एक्स, मीन्स दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर है। ओके, वो कंडीशन है। इसमें हम देखते हैं 1-3 का जब आप बात करते हैं सिस, तो सिस बिल्कुल आपको पता है 1-2 का अपोजिट होता है। 1-2 में ट्रांस था, एक्सियल एक्सियल इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। 1-3 में सिस होता है आपका या तो एक्सियल एक्सियल या इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। ये मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप यहाँ से लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर जो पार्ट 4 है हमारा कन्फर्मेशन एनालिसिस का, आप उसको देखें। ओके, नाउ देखिए 1-3 सिस एक्सियल एक्सियल इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम। हो गई ना, 1 2 3। ओके, ये तो है आपका एक्सियल एक्सियल। अगर आप इसमें फ्लिपिंग कर दें, तो देखिए क्या बन जाएंगे अभी, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। सिमिलरली ओके, 1-2 एक्सियल एक्सियल, 1-2 इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। अब आप देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर आपको चेक करनी कायरलिटी, सेम रूल सिग्मा अप्लाई करके देख लीजिए। क्या आपको यहाँ पे सिग्मा दिख रही है? अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो कार्बन नंबर 5 और 2 को देखिए आप, ये 5 और 2, यहाँ से देखिए एक प्लेन बिल्कुल इस 2 और 5 को इक्वली कट करेगा इस साइक्लोहेक्सेन को इक्वल हाफ्स में। वापस से देखिए 1 और 3 पर तो
एक्सियल में सब्स्टिट्यूएंट सेम है। ओके, पास करिए आप प्लेन 2 और 5 के बीच में से, बिल्कुल इक्वल आपस में डिवाइड हो रहा ही है साइक्लोहेक्सेन, देखिए करके। ओके, इट मीन्स इट हैज सिग्मा। ओके, अब देखिए इसमें भी चेक कर लीजिए, एक्सेल वाले में देख ले तो इक्वाटोरियल वाले में भी देखते, यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन है फ्रेंड्स। सेम अगर आप 2 और 5 के बीच में से एक प्लेन पास करते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं इजीली कि ये बिल्कुल इक्वल आवर्स में डिवाइड कर रहा है आपके। ओके, यहाँ पर भी क्या है, ऐसे इक्वल आवर्स में डिवाइड हो रहा है आपके। एंड सिमिलरली 2 और 5 के भी बीच में से क्या है, ये अगर आप इसको पास करते तो क्या होता है, इक्वल आवर्स में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, आपके ये जो रिंग है बिल्कुल 2 इक्वल आवर्स में डिवाइड हो रही है, सिग्मा प्रेजेंट है इसमें भी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सिग्मा प्रेजेंट, इट मीन्स अब ये तो आपको पता लग गया ये क्या है, एक आयरल। ये क्या है आपका, एक आयरल है। अब एक आयरल है तो देखिए यहां पर एक बात और आपको दिख रही है, 2 कायरल सेंटर्स भी है ये दोनों। ओके, 2 कायरल सेंटर्स है इसमें। तो जब हमने कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस किया था कंपाउंड्स विथ 2 कायरल सेंटर्स और मोर देन 2 कायरल सेंटर्स, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इस टाइप के कंपाउंड्स जिनमें 2 कायरल सेंटर होते हैं लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, उनको हमने क्या बोला था, मीजो कंपाउंड्स। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पर भी वो कंडीशन है, 2 कायरल सेंटर्स विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दिस इज अ मीजो कन्फॉर्मर ऑफ योर 1,3 डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, सो इट इज अ मीजो कन्फॉर्मर। समझ आ गया फ्रेंड्स आपको, मीजो है ये आपका। ओके, नाउ देखिए इसका आप क्या बनाएंगे, अब ट्रांस। सिस तो हमने देख लिया, अगर आप इसका ट्रांस ड्रॉ करें तो ट्रांस में क्या होगा, 1,3 ट्रांस में या तो एक्सियल इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल एक्सियल। तो देखिए एक्सियल इक्वाटोरियल ड्रॉ करते हम, ये हो गया 1,3 एक्सियल इक्वाटोरियल। आप इसकी फ्लिपिंग कर दीजिए, अब क्या हो जाएगा, ये इक्वाटोरियल एक्सियल। ओके, फ्लिपिंग करने के बाद इक्वाटोरियल एक्सियल, एक्सियल इक्वाटोरियल में, इक्वाटोरियल एक्सियल में। समझ आ गया होगा आपको आई थिंक। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक्सियल एक्सियल इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल में तो प्लेन पास हो रहा था, क्या यहाँ पर कोई प्लेन दिख रहा है? अगर आप सिमिलरली 2 और 5 में से प्लेन पास करते हैं तो क्या होगा, प्लेन तो पास हो जाएगा, लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा आपके, ये जो कार्बन नंबर 3 पर ये इक्वाटोरियल है वो एक्सियल है, बिल्कुल इक्वल आस में डिवाइड नहीं हो रही है रिंग। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे पास करते 2 और 5 में तो वही है, एक एक्सियल एक इक्वाटोरियल है, इक्वल आस में डिवाइड नहीं हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर सिग्मा एब्सेंट है। सिग्मा एब्सेंट, आई वैसे भी नहीं होती, सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कायरलिटी की, सो दिस कन्फॉर्मर इज कायरल।
सो ट्रांस 1,3 डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन आर कायरल इन नेचर, सिस आर मीजो, ट्रांस आर कायरल। सो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी काउंट करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विल बी 3, इन विच द ऑप्टिकली एक्टिव इज 2, ऑप्टिकली इनएक्टिव इज 1 एंड मीजो 1। ये मीजो है। ओके, एक ही बात हम, तो इतना समझ आ गया आपको 1,3 की स्टीरियो। नाउ हम देखते हैं 1,4 की स्टीरियो। देखिए 1,4 में क्या कंडीशन है, 1,4 में जो अरेंजमेंट होता है एक्सेल एक्सेल इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल का, वो सिमिलरली होता है किसके, 1,2 के। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है वो हम देखते हैं। वन फोर सबसे पहले बात करते हैं सिस। सिस हुआ एक्सियल इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल एक्सियल, सिमिलरली टू 1,2। देखिए सिस की बात कर रहे हैं हम, एक्सियल एंड ये इक्वाटोरियल, दोनों सिमिलर ग्रुप है। ओके, या फ्लिपिंग करेंगे इक्वाटोरियल एक्सियल हो जाएंगे। यहीं पर हम बात कर लेते हैं ट्रांस की भी। ट्रांस में या तो एक्सियल एक्सियल या इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। तो ट्रांस ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। ये बन गया आपका ट्रांस, एक्सेल एक्सेल बनाया। देखिए यहाँ पर क्या, अगर आप दोनों को केयरफुली ऑब्जर्व करें, प्लेन को देखना है आपको, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपका जो 1,1 डाइसब्स्टिट्यूटेड में प्लेन पास हो रहा था, किसके बीच में से 1, 2, 3 एंड 4, जो कार्बन नंबर 1 एंड 4 के बीच में से प्लेन पास हो रहा था, जो इस रिंग को बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, चाहे आपके सब्स्टिट्यूएंट इक्वाटोरियल या एक्सियल, एक प्लेन ऐसा बिल्कुल पास होगा जो इन सब्स्टिट्यूएंट्स को भी इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, इस पूरी रिंग को भी इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। इट मीन्स सिस में क्या है, सिग्मा प्रेजेंट। एंड सिमिलरली ट्रांस में भी इसी तरह एक प्लेन है जो कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 1 एंड 4 के बीच में से इक्वली पास हो रहा है, जो इस रिंग को क्या है, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये सब्स्टिट्यूएंट्स में इक्वल हाफ डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, आपके सिग्मा प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो इट मीन्स इन योर 1,4 डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स इन बोथ कॉन्फॉर्मर्स सिस एंड ट्रांस हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड यहाँ पर जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई, ये दोनों कॉन्फॉर्मर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। They are optically inactive because of plane of symmetry presence. So it means दोनों कन्फर्मर एकायरल हुए, ऑप्टिकली इनएक्टिव एकायरल। So total number of stereoisomers here is only 2, 1 cis 1 trans। बस ओके, समझ आ गया आपको। So 1,1 एंड 1,4 दोनों क्या होते हैं, आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, प्लेन प्रेजेंट होता है। 1,2 में आपको ध्यान रखना है कौन सा कायरल है, कौन सा एकायरल, वो मैंने आपको समझा दिया। 1,3 में भी कौन सा कायरल है, कौन सा एकायरल, वो मैंने आपको समझा दिया। बस आपको प्लेन ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ओके, सो ये तो था आपका अब उनका एनालिसिस जिनमें क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। अब हम वो केस देखते हैं जहाँ पर क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होंगे, x इज इक्वल्स टू वाई। ओके, ये कंडीशन देखते हैं। नाउ देखिए, अब हम बात कर रहे हैं वो डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की जिनमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट है। इससे पहले क्या था, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम थे। अभी हम बात करें x इज नॉट इक्वल्स टू वाई, सॉरी ये होगा। ओके, मीन्स एक x है एक y है। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही चारों कंडीशन आएगी, 1,1, 1,2, 1,3 एंड 1,4। अब देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। 1,1
एंड जो 1,4 है, जैसे आपके सेम दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम, तो उनमें कंडीशन थी कि 1,1 एंड 1,4 में केवल 2 स्टीरियोआइसोमर्स मिल रहे थे, दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव थे, प्लेन प्रेजेंट था। यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगी सेम, दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स विल बी 2। ओके सॉरी, 1,1 में तो एक ही रहेगा, 1,1 में तो कोई हाँ 1,1 में भी 2 हो जाएंगे, एक्सेल इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल एक्सेल, वो पोजीशन डिसाइड करेंगे। ओके तो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स 2 होंगे एंड दे बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो बोथ आर एकायरल। तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है आपके, चाहे आप सब्स्टिट्यूएंट सेम लगाओ चाहे आप डिफरेंट लगाओ। 1,1 एंड 1,4 पोजीशन वाले जो भी है उनमें हमेशा उनके 2 स्टीरियोआइसोमर्स रहेंगे एंड वो दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंस। ओके नाउ फर्क कहाँ आता है, आप देखिए 1,2 एंड 1,3 में। सबसे पहले हम बात करते हैं 1,2 की। 1,2 में पहले हम देखते हैं सिस का केस। सिस मीन्स यू आर एक्सियल इक्वाटोरियल और इक्वाटोरियल एक्सियल। देखिए 1,2 सिस एक्सियल इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल एक्सियल, ये हमने ड्रॉ करी एक साइक्लो एक्सियल रिंग चेयर फॉर्म। बात कर रहे हैं हम 1,2 एक्सियल इक्वाटोरियल, तो देखिए एक हम बना देते हैं एक्सियल एक्स, इक्वाटोरियल पे हो गया आपका वाई। नाउ फ्लिपिंग करें आप, फ्लिपिंग करने से क्या होगा, x चला जाएगा इक्वाटोरियल पोजीशन पे, y चला जाएगा एक्सियल पोजीशन पे। फ्लिपिंग करिए, देखिए नंबर 1 x क्या है, एक्सियल, अब क्या हो गया इक्वाटोरियल। y क्या था, इक्वाटोरियल, अब क्या हो गया एक्सियल। ओके पोजीशंस वही है 1 एंड 2। नाउ देखिए फ्रेंड्स, जब आपके दोनों x थे, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम थे, वहाँ पर हम क्या देख रहे थे, फ्लिपिंग लॉग्ड नहीं थी, फास्ट इंटर कन्वर्जन था, फास्ट फ्लिपिंग रेट थी, इस वजह से वो क्या थे, नॉन रिजॉल्वेबल थे। सो प्लेन और सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट होने के बावजूद भी वो एक एरर आ रहा था बिकॉज ऑफ नॉन रिजॉल्वेबल, फ्लिपिंग फास्ट थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वाटोरियल पोजीशन पर रहने की टेंडेंसी शो करते हैं, वो वाला कॉन्फॉर्मर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही ऐसे हो जो इक्वाटोरियल प्रीफर करते हो, तो उनका ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा कि कौन सा कन्फॉर्मर ज़्यादा मिलेगा इन दोनों में से, या तो एक्स आपका एक्सियल रहे या एक्स इक्वाटोरियल रहे, या एक्स इक्वाटोरियल रहे वाई एक्सियल रहे। सो इट मीन्स यहाँ पर फ्लिपिंग लॉक होने के चांसेस फुल है। सो ये हो गया आपके रिजॉल्वेबल, आराम से रिजॉल्वेबल हो सकते हैं ये। सो यहाँ पर क्या है, सिग्मा एंड आई एब्सेंट, रिजॉल्वेबल भी है। सो ये क्या हुआ आपका कायरल कॉन्फॉर्मर हो गया। 1,2 सिस एक्सियल इक्वाटोरियल आर कायरल कन्फॉर्मर इन केस ऑफ बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट। नाउ इसकी हम बात करते हैं ट्रांस की। ट्रांस में देखिए या तो हुए एक्सियल एक्सियल या हुए इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। हम बना लेते हैं, या तो एक्स एंड वाई दोनों होंगे एक्सियल, और फ्लिपिंग कर दो इनकी तो ये क्या हो जाएंगे आपके इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। फ्लिपिंग करने से चेंज हो जाता है ओरिएंटेशन, एक्सियल इक्वाटोरियल में चले जाते हैं। सो ये हो गए आपके इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल 1 2 1 2।
तो ये तो वैसे ही आपको पता है कि जो इक्वाटोरियल वाले होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एक्सेल के कंपैरिजन में। सो ऑब्वियसली ये वाला कन्फॉर्मर मोस्ट स्टेबल होगा, ये वाला लीस्ट स्टेबल होगा, तो ये भी इजीली रिजॉल्वेबल है आपके। एंड यहाँ पर अगर आप चेक कर लीजिए कोई प्लेन लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं लग रहा है, प्लेन एब्सेंट है, आई भी एब्सेंट है। सो ये तो आपके दोनों कन्फॉर्मर्स क्या होंगे, ये भी नो रिजॉल्वेबल है। सो ये भी क्या हुआ आपके कायरल हो गए। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज दोनों में क्या है, सिग्मा और आई एब्सेंट है। सो देखिए यहाँ पर इन दोनों में भी सिग्मा और आई एब्सेंट थे, इन दोनों में भी सिग्मा और आई एब्सेंट है, ये दोनों भी आपको मिलेंगे, ये दोनों भी आपको मिलेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 4 हो गए। अगर आप कंपैरिजन करें जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम थे वहाँ पर 3 मिल रहे थे, बिकॉज ये वाला फ्लिपिंग फास्ट होने के कारण केवल एक में काउंट हो रहा था, रिजॉल्वेबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर ही रिजॉल्वेबल है तो इनको हम 2 अलग अलग काउंट कर रहे हैं, एक्सेल इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल एक्सियल। सिमिलरली वहाँ पर एक्सेल एक्सियल अलग है, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल अलग है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 4। ऑप्टिकली एक्टिव कितने इनमें से, सारे ये ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव बोला मैंने, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने, 0। एक भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, चारों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ओके, समझ आया आपको 1-2 का केस। नाउ अब हम इसी में देखते हैं 1-3 का केस। 1-3 का केस भी देखिए कैसे डिफरेंट होगा आपके, वो हम समझ लेते हैं। 1-3 में आपको अगर आपके दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर थे तो क्या मिला था, एक मीज़ो मिला था, 2 कायरल मिले थे। चलिए यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, यहाँ पर भी मीज़ो मिलता है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। एंड अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद भी बना के देख सकते हैं। 1 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, 1-3 के बना के देखिए और फिर हम उसको कंपैरिजन करते हैं कि जो आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ किया वो सही आ रहा है कि नहीं। ओके, नाउ आई होप आपने वीडियो को पॉज करके 1-3 के ड्रॉ किए होंगे कन्फॉर्मर्स। हम करके देखते हैं। देखिए 1-3 की बात करते हैं हम। 1-3 में भी सिस और ट्रांस 2, जस्ट 1-2 का अपोजिट। सिस मीन्स या तो एक्सियल एक्सियल या इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल, लेकिन अब की बात ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्सियल एक्सियल 1-3 में। देखिए 1 2 3 दोनों हमने क्या बनाए, एक्सियल बनाए। फ्लिपिंग कर दीजिए, फ्लिपिंग करने पे क्या होगा, दोनों इक्वाटोरियल हो जाएंगे। ओके, फ्लिपिंग करने पे दोनों इक्वाटोरियल। ये हो गए 1 2 3। अब देखिए जब सिमिलर थे तो 2 एंड जो 5 है आपका, वहाँ से एक प्लेन पास हो रहा था आपके, जो इस रिंग को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा था। ओके, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप एक प्लेन लगाते भी तो इधर एक्स इधर वाई है, इक्वल हाफ में तो डिवाइड नहीं हो रहे ना, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है, मिरर इमेज नहीं बनेगी। सिमिलरली अगर आप इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल में लगाएंगे तो भी आपको ये पता लग जाएगा कि एक्स एंड वाई अलग अलग होने की वजह से इसमें भी मिरर प्लेन एब्सेंट है। तो जहाँ आपको दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम होने की कंडीशन में मीजो फॉर्म मिल रही थी, यहाँ पर ये कायरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मीजो नहीं रहता है। सो दे बोथ आर कायरल, both conformers are chiral conformers in the case of x is not equals to y। ओके, दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट डिफरेंट है। नाउ ट्रांस की बात कर लेते हम। देखिए ट्रांस में क्या होगा आपके, या तो एक्सियल इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल एक्सियल। देख लेते हैं उनको भी। ये बनाया आपने एक साइक्लो एक्सियल रिंग, एक्सियल, एंड एक बना दिया आपने इक्वाटोरियल, ये x एंड ये y। एंड सिमिलरली जब आप इनकी फ्लिपिंग कर देंगे तो फ्लिपिंग करने से क्या होता है आपको पता है, एक्सियल कन्वर्ट होता है इक्वाटोरियल में, इक्वाटोरियल कन्वर्ट होता है एक्सियल में। सो एक्सियल कन्वर्ट हो गया आपका इक्वाटोरियल में, एंड ये कन्वर्ट हो गया आपका
एक्सियल में, इक्वाटोरियल वाला। ओके, ये हो गया। नाउ देखिए, अभी भी वही बात है, अगर आप एक प्लेन पास करने की सोचे 2 और 5 में से, तो वो प्लेन पास तो हो जाएगा, लेकिन वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करेगा। देखिए प्लेन तो पास हो जाता है, बस ये है कि वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप अभी भी प्लेन कर दीजिए चाहे तो पास, लेकिन आपको पता है इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। सो ये वाला भी एक अलग कन्फर्मर है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है। इसमें भी प्लेन पास नहीं हो रहा है, इसमें भी प्लेन एब्सेंट है, तो ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है। सो यहाँ पर जो ट्रांस कंडीशन है 1-3 में, वो भी दोनों कन्फर्मर्स क्या है, कायरल है आपके, दोनों ही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जो आपके सिमिलर कंडीशन मिली थी 1-2 में, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर 4, इन विच योर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर 4 एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स आर 0। सो हो गया ना डिफरेंट कंडीशन आपके, जो सिमिलर थे जो डिसिमिलर हुए। सिमिलर में मीजो भी मिल रहा था आपको, यहाँ पर मीजो जैसी कुछ कंडीशन नहीं है, यहाँ पर चारों ऑप्टिकली एक्टिव है, 4 अलग अलग कन्फर्मर है। ओके, सो ये है आपका डिफरेंस जब 1-2 में सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स हो एंड 1-2 में डिसिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स हो। एंड ये उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। समझ आ गया होगा आई होप आपको फ्रेंड्स। एंड 1-1 एंड 1-4 का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसा आपका सिमिलर वाले सब्स्टिट्यूएंट्स में केस था, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, सेम प्लेन पास होगा, 2 स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे, दोनों ही ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे क्योंकि दोनों में प्लेन प्रेजेंट है। ओके, नाउ अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे गॉशे इफेक्ट इन योर डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। नाउ देखिए, अब हम बात कर रहे हैं गॉशे इंटरेक्शन कॉन्सेप्ट की। देखिए कन्फर्मेशन एनालिसिस में से क्या इंपॉर्टेंस रहती है फ्रेंड्स। अभी हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, जस्ट जो पार्ट 4 था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स होते हैं उनमें इक्वाटोरियल कन्फर्मर प्रीफर होता है एक्सियल के कंपैरिजन में। ओके, वहाँ पर मैंने आपको 2 रीजंस बताए थे। एक तो रीज़न था आपका 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, एंड एक रीज़न था कि जो आपका इक्वाटोरियल कन्फर्मर होता है उसमें तो वो एंटी पेरिप्लेनल होता है, जो आपका ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट्स है, एंड जो आपका एक्सियल है उसमें वो सिनक्लिनर या गॉशे होता है, सिनक्लिनर या गॉशे। ओके, इस वजह से क्या होता है, वो लीस्ट स्टेबल हो जाता है जो एक्सियल वाला है, एंड इक्वाटोरियल वाला मोर स्टेबल हो जाता है। एंड वहाँ पर मैंने आपको ये बोला था कि हम उसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे गॉशे इंटरेक्शन कॉन्सेप्ट में। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि क्यों आपका इक्वाटोरियल कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल होता है एक्सियल से इन योर मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में। तो देखिए गॉशे इंटरेक्शन कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है, तो इसमें गॉशे इंटरेक्शन क्या होता है, इट इज़ द रिपल्सिव इंटरेक्शन which increases the potential energy of molecule and decrease its energy। देखिए गॉशे इंटरेक्शन में जब भी आप मॉलिक्यूल के कॉन्फॉर्मर्स डिसाइड करेंगे तो उन कॉन्फॉर्मर्स में बीच में कोई एक कंडीशन ऐसी ज़रूर आएगी जहाँ पर क्या रहा होगा, जो 2 आपके सिमिलर ग्रुप्स है, जो 2 बल्कि ग्रुप्स है, उनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी एंड वो क्या होंगे, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। ये रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या करेगा, उसको फोर्स करेगा अपना कॉन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए। एंड ये रिपल्सिव इंटरेक्शन की वजह से वो क्या होता है, मॉलिक्यूल वेरी अनस्टेबल हो जाता है, एंड ये अनस्टेबिलिटी को ही ओवरकम करने के लिए मॉलिक्यूल अपना कॉन्फॉर्मेशन चेंज करता है। सो ये गॉशे इंटरेक्शंस होते हैं जो अनस्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके किसी भी मॉलिक्यूल में। ओके, तो ये आपको आई थिंक समझ आ गई कि डेफिनेशन रिपल्सिव इंटरेक्शन है ना। अब इसको हम मॉलिक्यूल के थ्रू समझने की कोशिश करते। देखिए कैसे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गॉशे इंटरेक्शन जो देखा जाता है आपका नॉर्मल ब्यूटेन में स्टडी किया जाता है। देखिए नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस किसका करते हैं, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 सिंगल बॉन्ड का। जो कॉन्फॉर्मर्स आप देखते हैं C2 C3 सिंगल बॉन्ड के अराउंड देखते हैं। ओके, अब देखिए हमने जब ए साइक्लिक मॉलिक्यूल्स का कन्फर्मेशन एनालिसिस किया था तो हमने एन ब्यूटेन का भी देखा था। एन ब्यूटेन में क्या था फ्रेंड्स, आपके जो वैसे तो हमने 6 कंडीशंस ली थी अलग अलग, उनमें हमने 2 मैक्सिमम कंडीशन ली थी। कौन कौन सी थी,
एक तो थी आपके इक्लिप्स्ड एंड एक थी आपके स्टैगर्ड। उनको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए ये बन गया कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पीछे वाला। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसकी इक्लिप्स्ड। ये क्या बना आपका इक्लिप्स्ड। देखिए जब आप इसको 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो इसमें आपके क्या कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बनेगी। CH3 ग्रुप जो पीछे वाला कार्बन का है उसका आपने 60 डिग्री से रोटेट किया, डायहेड्रल एंगल 60, ये कंडीशन बनी। इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं, वैसे तो देखने में ये आपको लग रही है स्टैगर्ड, लेकिन ये स्टैगर्ड नहीं होती, ये होती है आपकी गॉशे फॉर्म। मीन्स इस फॉर्म में एक गॉशे इंटरेक्शन प्रेजेंट है। वो गॉशे इंटरेक्शन किसके बीच होगा फ्रेंड्स, जो आपके इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन है उसमें एक हाइड्रोजन और इस वाले पीछे वाले कार्बन के CH3 ग्रुप के एक हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। दोनों बल्कि ग्रुप्स है। जब इस पोजीशन इस तरह से आएगी 60 डिग्री में, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पे रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, इसका हाइड्रोजन एक्चुअली में नॉट कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन जो है वो रिपल्शन करते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन फैले हुए रहते हैं। तो हाइड्रोजन जो इंटरेक्शन है वो रिपल्सिव हो जाती है इनकी, सिमिलर हाइड्रोजन। ओके, एंड ये रिपल्शन की वजह से ये वाला कन्फॉर्मर क्या होता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ओके, सो इस वजह से क्या होता है, ये अगेन आपके फिर आप डायरेक्ट 120 डिग्री रोटेट कर दे, 60 करेंगे तो अगेन ये क्या बनेगा आपका इक्लिप्स्ड। फिर वापस आप करेंगे तो क्या बन जाता है, ये आपका फुली स्टैगर्ड बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये बन गया आपका फुली स्टैगर्ड। इस कंडीशन में ये हाईली स्टेबल होता है आपका। तो ये गॉशे है, इसमें गॉशे इंटरेक्शन प्रेजेंट है आपका इन दोनों कार्बन के बीच में। एक बात और ध्यान रखने की है कि जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री होगा तभी गॉशे इंटरेक्शन इफेक्टिव होता है। वो 60 डिग्री चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात है, गॉशे इंटरेक्शन दोनों में। तो जो ये CH3 के बीच में इंटरेक्शन है इसको हम क्या बोल देते हैं, आपके गॉशे इंटरेक्शन। ओके, एंड जो ये गॉशे इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ ब्यूटेन में प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन गॉशे इंटरेक्शन। ब्यूटेन गॉशे इंटरेक्शन। ओके, कार्बन नंबर 1 एंड 4 के हाइड्रोजन्स के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन गॉशे इंटरेक्शन या ब्यूटेन गॉशे रिपल्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में, यही तो है, ये हुआ आपका ब्यूटेन गॉशे इंटरेक्शन। नाउ अब देखिए ये कैसे आपके जो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है उसमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं वो हम समझते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। ओके, ये वाला आपका है एक्सियल कन्फॉर्मर एंड ये है आपका इक्वाटोरियल कन्फॉर्मर। फर्क समझ आ गया साफ। नंबर 1 पे आप देख लीजिए, नंबर 1 पे मिथाइल जो है एक एक्सियल है, जब आपने फ्लिपिंग करी तो नंबर 1 पे मिथाइल इक्वाटोरियल चला गया। ओके, फ्लिपिंग करने के बाद ये उनके न्यूमैन प्रोजेक्शंस। अब देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस बात से
कि क्यों इक्वाटोरियल प्रीफर होता है एक्सियल से। दो चीज़ें बोली थी हमने, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन वो हमने वहीं समझ लिया था, ओके, एक्सियल में ही जो हमने रिलेशन देखा था। ये होता है आपका जब आपका नंबर 1 पर ये एक्सियल पोजीशन में रहता है सब्स्टिट्यूएंट, तो जो आपके नंबर 3 पर, चाहे आप यहाँ से चले चाहे आप यहाँ से चले, नंबर 3 वाले जो एक्सियल हाइड्रोजन्स होते हैं उनके साथ वो ग्रुप रिपल्सिव इंटरेक्शन शो करता है, ओके। तो वो आपको समझ आ गया, वो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होता है। डायएक्सियल क्यों बोलता है, 2 एक्सियल 1,3 वाले, इसलिए 1,3 डायएक्सियल। नाउ अब देखिए ये पोजीशन, अगर आप इसमें देखें तो ये जो होता है आपका, यहाँ पर अगर आप इस मिथाइल ग्रुप को देखें, ये मिथाइल ग्रुप एक तो इस नंबर 3 वाले पोजीशन, नंबर 3 वाली पोजीशन है एंड नंबर 5 वाली, इन दोनों से क्या इफेक्ट, इन दोनों की क्या है, सिनक्लिनल है। ये सिनक्लिनल यानी हमने इसको बोला था गॉशे, सिनक्लिनल गॉशे कन्फॉर्मर ही होता है। देखिए ये एंगल आप देखिए नंबर 3 एंड 1 में 60 डिग्री दिख रहा है आपको नंबर 3 एंड 1 में। एंड अगर आप देखें ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ क्या है, मिथाइल के साथ गॉशे है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ क्या है, गॉशे इफेक्ट। एंड ये 1,3 डायएक्सियल में तो है ही 3 और 5, तो ये गॉशे भी यहाँ पे लग रहा है, 1,3 डायएक्सियल भी लग रहा है, ओके। इस वजह से क्या है, ये सिनक्लिनल होता है मिथाइल ग्रुप। एंड सिनक्लिनल क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, जो गॉशे कन्फर्मर होता है, जो मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। क्यों हमने इसको सिनक्लिनल बोला था, वो यहाँ से इसका जो न्यूमैन प्रोजेक्शन डायग्राम है वो हम देख के बता सकते हैं। अगर आपको ये ड्रॉ करना नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए नंबर 2 वाला, आप ये तीनों वैलेंसीज देखिए, ये मैंने बनाई है नंबर 2 से, इसके पीछे नंबर 1 है, नंबर 1 पीछे वाले को हम सर्किल से बनाते, उसके ऊपर मिथाइल अटैच है, ये नीचे वाला नंबर 6 से जुड़ रहा है। देखिए ये नंबर 1 वाला नंबर 6 से जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा, ये नंबर 1 पे हाइड्रोजन। देखिए नंबर 2 वाला 3 से अटैच हो रहा है, 3 वाला 4 से, इस तरह से 4 वाले के पीछे 5 वाला अगेन 6 से, ये ऐसे बन गया न्यूमैन। बहुत सिंपल है, ओके। तो यहाँ पर गॉश है। अब देखिए उसमें क्या डिफरेंस है, जब आपने ये ड्रॉ किया तो आप देखिए जो मिथाइल पहले सिनक्लिनल पोजीशन में था 60 डिग्री में, अब देखिए वो इस ग्रुप से कहाँ चला गया, नंबर 3 से। आप देखिए नंबर 3 या और नंबर 5 से वो कहाँ चला गया, आपके एंटी पेरिप्लेनर, दैट इज 180 डिग्री, बिल्कुल एंटी पेरिप्लेनर हो गया, ये 180 डिग्री पे चला गया इनसे। तो इट मीन्स अब यहाँ पर कोई गॉशे इंटरेक्शन, कोई 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है, 0 गॉशे, 0 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, 0 1,3 डायएक्सियल। समझ में आ गया फ्रेंड्स। सो इट मीन्स ये अब क्या हो गया आपका मोस्ट स्टेबल, ये आगे हो गया आपका स्टेबल कन्फॉर्मर, ये हो गया अनस्टेबल कन्फॉर्मर। इसको हमने एंटी पेरिप्लेनर क्यों बोला, समझ में आ गया। ये मिथाइल ग्रुप देख लीजिए आप, एंटी पेरिप्लेनर चला गया नंबर 3 से एंड नंबर 5 से, ओके, ठीक है। तो ये आपके दोनों रीजंस होते हैं कि मोनो सब्सटीट्यूटेड में क्यों इक्वाटोरियल वाला एक्सियल से ज़्यादा स्टेबल होता है, 1,3 डायएक्सियल एंड सिनक्लिनर और एंटी पेरिप्लेनर की पोजीशन में। नाउ एक बात आपको और ध्यान रखनी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर गॉशे कौन से थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 हाइड्रोजन से, ओके। एक 1,3 डायएक्सियल में 2 गॉशे इंटरेक्शंस आपको मिल रहे हैं। सो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन is equals to 2 Gaussian interactions। एक तो होता है इस हाइड्रोजन से, एक तो ये 2 1,3 डायएक्सियल, एक 1,3 डायएक्सियल इक्वल्स टू 2, ये दोनों गॉशे हैं आपके, ओके, समझ आ गया एक्सियल में। सो ये भी रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1,3 डायएक्सियल को क्या हम ब्यूटेन गॉशे इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, यानी वो हम चेक करते हैं। देखिए ब्यूटेन गॉशे इंटरेक्शन क्या था आपके, जो मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया, नंबर 1 एंड नंबर 4 के कार्बन के जो ये दोनों हाइड्रोजन्स थे आपके, इनमें रिपल्सिव गॉशे इंटरेक्शन था। मीन्स कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोजन।
अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक तो बोल रहे हैं इस 1,3 डाइहेक्सियल को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन से। तो देखिए अगर आप ये देखें मिथाइल, मिथाइल को आप दे नंबर 1, या हम अगेन नया बना के देख लेते हैं। देखिए ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं उतारा हो तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, बिकॉज मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं हम। हम क्या देखना चाह रहे हैं कि क्या ये जो 1,3 डाइहेक्सियल इंटरेक्शन है वो ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन से सिमिलरिटी रखता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 4 के हाइड्रोजन्स में रिपल्शन था। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप इसको दे देखिए, अभी तो आप नंबर 1 दे रहे हैं रिंग के कार्बन को, आप क्या करिए नंबर 1 दे दीजिए CH3 जो मिथाइल ग्रुप है उसको, नंबर 2 दे दीजिए रिंग के कार्बन को, नंबर 3 एंड नंबर 4 भी रिंग के कार्बन को, इसी तरह नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ये 2 नंबर 4 वाले कार्बन है जिनमें हाइड्रोजन है। अगर आप इनको केयरफुली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो 1,3 डाइहेक्सियल इंटरेक्शन है, जो गॉसियन इंटरेक्शन है, वो नंबर 1 कार्बन एंड नंबर 4 कार्बन के हाइड्रोजन्स के बीच में हो रहा है। वापस से देखिए, जो यहाँ पर रिपल्सिव गॉसियन जो यहाँ पर 1,3 डाइहेक्सियल इंटरेक्शन आपको दिख रहा है एक्सियल कन्फर्मर में, वो नंबर 1 कार्बन के हाइड्रोजन एंड नंबर 4 कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में दिख रहा है। एंड ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन में भी जो रिपल्सिव इंटरेक्शन था वो नंबर 1 कार्बन एंड नंबर 4 कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में आपको दिख रहा था। सो इट मीन्स जो आपका 1,3 डाइहेक्सियल इंटरेक्शन होता है वो ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन के इक्वल होता है। समझ में आ गया आपको? सो 1,3 डाइहेक्सियल इंटरेक्शन को आप ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में 1,3 डाइहेक्सियल इंटरेक्शन ना देकर ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन देकर सवाल पूछ लेता है। ओके, सो इसको हम 1,3 डाइहेक्सियल इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, सिमिलरिटी होने की वजह से। 1,4 होता है ब्यूटेन में भी एंड यहाँ भी 1,4 कार्बन नंबर पे हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो ये है पूरा कॉन्सेप्ट आपके गॉसियन इंटरेक्शन का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको ऑल क्लियर करते हैं। नाउ देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। देखिए 1,2 में आपको पता है सिस की हम बात करेंगे तो ये होगा आपका एक्सेल इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल एक्सेल। ओके, हम एक में ही देख लेते हैं, दूसरे का भी सिमिलर होगा। देखिए कैसे, देखिए एक्सेल पे हमने बनाया एक मिथाइल, इक्वाटोरियल पे भी बना दिया मिथाइल। अब इसमें चेक करना है हमको कितने गॉसियन इंटरेक्शन है टोटल सिस में। सिस है ये आपका, तो आपको पता है एक्सेल वाला तो 2 गॉसियन इंटरेक्शन इससे शो करेगा दोनों हाइड्रोजन से। ये दिख रहा है आपको? ओके, 2 तो ये हो गए इसमें। अब देखिए अगर आप इसका न्यूमैन ड्रॉ करें तो न्यूमैन मैंने आपको सिखाया था ड्रॉ करना। ये मिथाइल नंबर 2 एंड ये नंबर 1। नंबर 1 में ये मिथाइल है एंड ये यहाँ से रिंग में जा रहे हैं। ओके, तो देखिए 2 तो आपको दिख गए। जो एक्सेल मिथाइल है उसके 2 गॉसियन इंटरेक्शन है 1,3 डाइहेक्सियल। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो इक्वाटोरियल और ये एक्सेल है इनके बीच में भी क्या है, एक रिपल्सिव गॉसियन इंटरेक्शन है। बिकॉज यहाँ पर भी एंगल कितना दिख रहा है आपको, 60 डिग्री दिख रहा है। देख पा रहे हैं आप इसके न्यूमैन बना के? तो टोटल यहाँ पर आपके कितने हैं, 3 गॉसियन इंटरेक्शन प्रेजेंट है। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के सिस में कितने होते हैं,
3 गॉसियन इंटरेक्शन होते हैं आपके। समझ आ गया। नाउ अब इसका हम देखते हैं ट्रांस। देखिए ट्रांस में सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियल। एक्सियल में देखिए क्या होगा, ये तो एक्सियल में आपको पता लग रहा है फ्रेंड्स कि ऊपर वाले का इसके साथ हो जाएगा, ऊपर वाले मिथाइल ग्रुप के इन दो के साथ, नीचे वाले मिथाइल ग्रुप के इन दोनों हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ये इनके लिए एक्सियल है। दिख तो रहा है। सिमिलरली ऊपर वाले एक्सियल के लिए ये दोनों हाइड्रोजन 1,3 डाइएक्सियल में रहेंगे, नीचे वाले के लिए ये दोनों हाइड्रोजन 1,3 डाइएक्सियल में आ गए। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, 4 गौशे हो गए, या 2 1,3 डाइएक्सियल। मैंने आपको ये बताया इसलिए क्योंकि देखिए 4 गौशे मीन्स 2 1,3 डाइएक्सियल। यहाँ पे कितने, यहाँ पर अगर आप इसको बाइफर्केट करें 3 गौशे को, तो इसमें से एक तो है आपका ब्यूटेन गौशे और 2 एंड एक है आपका 1,3 डाइएक्सियल विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 गौशे। तो टोटल हो गए ना 3 गौशे आपके। ओके तो यहाँ पर 4 गौशे मीन्स 2 1,3 डाइएक्सियल, एक ऊपर एक नीचे। ये तो एक्सियल की बात। नाउ हम बात करते हैं अब इक्वाटोरियल में। इक्वाटोरियल में देखिए अभी हमने बताया इक्वाटोरियल में क्या हो गया फ्रेंड्स, ना तो इसका अबव वाले से कोई होगा इक्वाटोरियल, ना ही ये भी इक्वाटोरियल है, बिलो में ये दोनों इक्वाटोरियल है। तो इनमें डायहेड्रल एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो उनमें भी आपस में अगर ये एक्सियल इक्वाटोरियल होते तो गॉसियन होता। तो यहाँ पर क्या है, 0, कोई गॉसियन इंटरेक्शन नहीं है इक्वाटोरियल वाले में। ओके अगर कोई भी एक एक्सियल होता तो मिल जाता। तो अब यहाँ से आपको तीनों इसके आपने कन्फॉर्मर्स बना लिए, 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन के, एक एक्सियल इक्वाटोरियल, एक एक्सियल एक इक्वाटोरियल। अगर आप इन तीनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो आपको पता है गॉसियन इंटरेक्शन इज अ फैक्टर ऑफ अनस्टेबलाइजेशन। जितना ज़्यादा गॉसियन इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गॉसियन किस में थे, आपके ट्रांस में, सबसे कम किस में, इक्वाटोरियल में। तो अगर आप यहाँ पर इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सो इक्वाटोरियल देन एक्सियल इक्वाटोरियल इज इक्वल्स टू इक्वाटोरियल एक्सियल, देन आपका एक्सियल। ये आपको ध्यान रखना है। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा इक्वाटोरियल 0 गॉसियन, फिर एक्सियल इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल एक्सियल 3 गॉसियन, देन सबसे कम एक एक्सियल जिसमें आपके 4 गॉसियन इंटरेक्शन है। समझ आ गया आपको फ्रेंड्स। नाउ इसी की तर्ज पर देखिए हम बनाकर देखते हैं 1,3 का। अगर आपको ये समझ आ गया फ्रेंड्स तो इस वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करिए, 1,3 का बना के देखिए, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं जो आपने अपनी बुक में ड्रॉ किया है वो सही आ रहा है कि नहीं। फिर उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर भी निकालिएगा, जैसे इसका हमने फाइंड किया कि कौन सा उसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, एक्सियल होगा, एक्सियल इक्वाटोरियल होगा, या इक्वाटोरियल होगा। ओके सो चलिए देखते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। सो 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के केस में सबसे पहले हम बात करते हैं सिस होता है आपका एक्सियल ड्रॉ करते हैं हम। देखिए ओके ये ड्रॉ कर लिया हमने। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं आपका इक्वाटोरियल। एंड ट्रांस में एक्सियल इक्वाटोरियल,
ओके फ्रेंड्स, नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या है। अगर आप देखें एक्सियल एक्सियल में, तो इसके तो ये दोनों हाइड्रोजन्स आपको मिल गए, एक इससे एक CH3 से, ये CH3 आपस में रहे। देखिए इसमें अगर आप देख पा रहे तो एक तो ये CH3 आपस में कर रहे हैं, तो दोनों का एक एक ये काउंट हो गया। एंड ये वाला जो एक्सियल हाइड्रोजन है, देखिए इसके लिए क्या है 1 3 पर है, इसके लिए भी क्या है ये 3 पर है, दोनों CH3 के लिए 3 नंबर पर होगा एक्सियल। तो ये इसके साथ भी 1 3 में रहेगा, ये CH3 के साथ भी क्या है 1 3 में रहेगा, ये 3 नंबर वाला हाइड्रोजन अगर आप देख पा रहे हैं तो। ओके फ्रेंड्स, सो ये 3 वाला हाइड्रोजन इस CH3 के साथ भी 1 3 डायक्सियल में, इस CH3 के साथ भी 1 3 डायक्सियल में। तो एक तो इस CH3 का CH3 के साथ, एक इसका हाइड्रोजन के साथ 2, इसी तरह इस CH3 का CH3 के साथ 3, इसका इस हाइड्रोजन के साथ 4। तो टोटल कितने गॉस इंटरेक्शन हो गए आपके? 4 गॉस इंटरेक्शन हो गए। नाउ अब देखिए इक्वाटोरियल में 0 गॉसे है, इस तरफ भी इक्वाटोरियल है, इक्वाटोरियल का किसी के साथ नहीं होता इंटरेक्शन, इधर भी इक्वाटोरियल है, इसका किसी के साथ नहीं होगा, तो 0 गॉस हो गए। नाउ इसमें देखिए ये इक्वाटोरियल, ये एक्सियल है, तो ये जो है ये क्या करेगा, इस एक्सियल के साथ और इस एक्सियल के साथ 1 3 डायक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर कितने 2 गॉसे हैं, 1 1 3 डायक्सियल इज इक्वल टू 2 गॉसे इंटरेक्शन। तो यहाँ पर ये कितने हो गए 2 गॉसे हो गए, तो 0 2 और 4। तो अब यहाँ पर अगर आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं, सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज इक्वाटोरियल इज ग्रेटर देन एक्सियल इक्वाटोरियल इक्वल्स टू इक्वाटोरियल एक्सियल इज ग्रेटर देन एक्सियल एक्सियल। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको? ओके, ये इसका ऑर्डर आएगा। आई होप आपने भी जो वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा यही आपका रिजल्ट आया होगा। अगर रिजल्ट नहीं सेम आया तो आप समझ लीजिए इसमें कितने 4 कैसे, दोनों CH3 के 2 खुद के CH3, एक CH3 का दूसरे से और उस नंबर 3 वाला हाइड्रोजन से 2, टोटल 4। दोनों इक्वाटोरियल है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एक एक्सियल है तो वो नंबर 3 वाले जो हाइड्रोजन से उनके साथ शो करेगा, ये किसी के साथ नहीं शो करेगा। ओके, सो इस तरह से हम क्या है कंपाउंड्स में गॉसी इंटरेक्शन के बेसिस पर स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करते हैं एंड ये पता करते हैं कि वो स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की कैलेटी एंड गॉसे कॉन्सेप्ट। नाउ अब आगे के लेक्चर्स में हम कुछ और टाइप्स के कंपाउंड्स में का कन्फर्मेशन एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी भी तरह की डिफिकल्टी आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।